नमस्कार दोस्तों, 14 जुलाई 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है। पहली न्यूज, पीएम रिजेक्ट्स कैबिनेट पैनल्स। देखिए कुछ न्यूज यहाँ पे अभी मिसिंग है, उनको मैं जल्दी ही कवर अप करूंगा अगली वीडियो में। अगली वीडियो मतलब कल की वीडियो में, ठीक है। कुछ वीडियोस मतलब मैं थोड़ा जल्दी आपके लिए करंट अफेयर्स लाने की कोशिश कर रहा हूँ और कल भी मैं जल्दी ही करंट अफेयर्स लेके आऊंगा। तो अगर आज के न्यूज़पेपर में आपको कुछ न्यूज मिसिंग लगती हैं तो वो कल के न्यूज़पेपर में कवर हो जाएंगी, तो टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। आपको ये लगे कि भाई ये वाली न्यूज छूट गई है तो आपने कवर ही नहीं की, तो उसके लिए डोंट वरी। तो अभी कुछ दिन पहले ही भाई हमारा जो कैबिनेट है उसका रीशफल हुआ था। जबरदस्त तरीके से मिनिस्टर्स हटाए गए थे और जोड़े गए थे। कुछ बहुत दिग्गज नाम थे मिनिस्टरों में, उनको भी हटा दिया गया। बहरहाल वो एक अलग चीज है। अब आपको पता है कि कैबिनेट कमिटीज अपॉइंट की जाती हैं। कैबिनेट कमिटीज के ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में लक्ष्मीकांत में पढ़ा रखा है। क्लासिफिकेशन ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज मैंने आपको बताया, स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं, एड हॉक कमिटीज होती हैं। कुछ स्टैंडिंग कमिटीज में ऐसी कमिटीज होती हैं जो लगातार काम करती हैं, जैसे अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट। तो जो मेजर अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो अपॉइंटमेंट कमिटी होती है। कैबिनेट कमिटी ऑन अकोमोडेशन, एक कैबिनेट कमिटी जो सबसे ज्यादा न्यूज में रहती है वो होती है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। वैसे जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो आपको बताया जाएगा कि कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बट आज की डेट में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैबिनेट कमिटीज है और इन कैबिनेट कमिटीज में मेंबर्स आपको अपॉइंट करने पड़ेंगे, मिनिस्टर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे। तो काफी चेंजेस हुए हैं इन कैबिनेट कमिटीज में रिसेंटली। तो आप देखोगे कि भाई जितनी भी इंपॉर्टेंट कैबिनेट कमिटीज है उसमें कुछ मिनिस्टर्स को जोड़ा गया, जैसे कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है स्मृति ईरानी, लेबर मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर है गिरिराज सिंह, हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया, शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल। तो सारी इंपॉर्टेंट कैबिनेट कमिटीज में, बहुत सारी इंपॉर्टेंट कैबिनेट कमिटीज में इनको इंक्लूड किया गया है, खासकर कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स में। फिर और भी कुछ चीजें दी गई हैं। पहले क्या था कि कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स 11 मेंबर्स की थी, अब उसको कम करके कितना कर दिया गया, 8 मेंबर से कर दिया गया। हालांकि ये न्यूज देखिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये न्यूज बस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अब कैबिनेट कमेटी ये जो बनाई जाती है इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। एक बात मैं आपको और बता दूं इन कैबिनेट कमिटीज के बारे में कि दे आर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो रूल्स ऑफ द बिजनेस होते हैं पर्टिकुलर हाउस के, लोकसभा के, राज्यसभा के, उसमें कैबिनेट कमिटीज का जिक्र किया गया है, ठीक है। और जो एग्जीक्यूटिव होता है इंडिया के अंदर, एग्जीक्यूटिव मतलब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 के हिसाब से चलते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये जो रूल्स डिवाइस किए गए हैं इसके अंदर कैबिनेट कमिटीज के बारे में बताया गया है। तो कैबिनेट कमिटीज यहाँ बहुत रेलेवेंट हो जाती हैं और इसीलिए लक्ष्मीकांत के अंदर कैबिनेट कमिटीज जरूर रिवाइज कर लेना, क्योंकि यूपीएससी जो प्रीलिम्स का सवाल आने वाला है ना, हो सकता है उसमें कैबिनेट कमिटी से सीधे सीधे आपसे सवाल पूछ दिया जाए। और ये जो रूल्स बनाए गए हैं ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961, जिसके अंदर कैबिनेट कमेटी बनाई जाती है, तो ये रूल बनाने की ताकत कहां से मिली? तो वो मिली आर्टिकल 77 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। आर्टिकल 77 क्लॉज 3 क्या बोलता है? ये तो स्टेटमेंट कई बार आपने लक्ष्मीकांत पढ़ते वक्त देखा होगा। द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द एलोकेशन अमंग मिनिस्टर्स ऑफ द सेड बिजनेस। तो भैया मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करने के लिए इन मिनिस्टर्स के बीच में काम बांटना पड़ेगा। तो भाई इन मिनिस्टर्स को कैबिनेट कमेटी में रखना पड़ेगा, क्योंकि कैबिनेट अपने आप में फिर भी थोड़ी बड़ी बॉडी है। ओके, आप कह सकते हो कि 15 से 20 मेंबर्स तो होते ही हैं आपके कैबिनेट में, तो उससे भी छोटी कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स और इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बैठ के बातचीत करते हैं। तो ये जो कैबिनेट कमिटीज होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और चूंकि इन कैबिनेट कमिटीज में प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, कुछ बहुत दिग्गज नेता होते हैं, तो एक बार कैबिनेट कमेटी में किसी पर्टिकुलर मुद्दे पे डिसीजन ले लिया गया तो फिर उसको रिजेक्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जिस कमेटी में बैठा है अगर वहां डिसीजन ले लिया गया है तो फिर डिसीजन को चेंज नहीं किया जाएगा। इन स्टैंडिंग कमिटीज ऑफ द कैबिनेट को बनाता कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर कंस्टिट्यूट करता है और प्राइम मिनिस्टर ही इनको फंक्शंस देता है। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये प्राइम मिनिस्टर का बहुत मेजर रोल है। तो कौन सी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में, कौन सी कैबिनेट कमेटी में टू बी प्रिसाइज, आपके कौन सा मेंबर होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेगा। और ज्यादातर इन कैबिनेट कमिटीज में प्रधानमंत्री होते ही हैं। तो कैबिनेट से भी छोटी बॉडी हो गई है कैबिनेट कमेटी, ठीक है। प्लस कैबिनेट कमेटी में कभी कभी मिनिस्टर ऑफ स्टेट को भी इनवाइट कर लिया जाता है। अगर किसी पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के मिनिस्टर ऑफ स्टेट की जरूरत है बातचीत करने के लिए तो उसको भी इनवाइट कर लिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट कैबिनेट कमिटीज हैं, इनको आप देख सकते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 1 में पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर में ये न्यूज आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन,
अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप अपने मैसेज भेज के अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ और नोटिफिकेशन मिल जाएगी। डेली बेसिस पे arshidvedi.com पे शाम तक करंट अफेयर्स अपलोड हो जाता है। डेली द हिंदू एडिटोरियल अपलोड हो जाता है, वन लाइनर करंट अफेयर्स अपलोड हो जाते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट करंट के आर्टिकल्स अपलोड हो जाते हैं। तो ये सब जाके आप वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं, आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन में डेफिनेटली आपको मदद करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, तमिलनाडु लॉन्चेस क्रैकडाउन ऑन बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स। रिसेंटली ये पाया गया है कि तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में बहुत बड़ी तादाद में बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स पाए गए, और ये जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स है, ऐसा बोला जा रहा है कि तमिलनाडु की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सीरियस थ्रेट है। और तमिलनाडु की स्टेट पुलिस ने एक इंटेंसिव क्रैकडाउन लॉन्च किया है इन इमिग्रेंट्स को हटाने के लिए, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। मतलब पुलिस सोर्सेस के हिसाब से बहुत सारे बांग्लादेशी नेशनल्स, पहले तो वो उन्होंने बंगाल में एंट्री मारी, फिर उन्होंने ये दिखाया कि वो वेस्ट बंगाल से रीसेटल होकर तमिलनाडु में सेटल हो रहे हैं, और तमिलनाडु में उन्होंने अपने आप को दिखाया एज नेटिव्स ऑफ वेस्ट बंगाल। कुछ एजेंट्स की मदद से उन्होंने तमिलनाडु की किसी इंडस्ट्री में नौकरी पकड़ ली और आधार कार्ड ले लिए। अब बहुत सारे ऐसे इमिग्रेंट्स तिरुपुर, चेंगलपट्टू, इरोड, कुड्डालोर और कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट्स में सेटल्ड हैं, और वो अपने आप को इंडियंस दिखाते हैं और ये दिखाते हैं कि वो वेस्ट बंगाल के हैं, बट तमिलनाडु में आए हैं काम करने के लिए। खास बात यह है कि जब कोविड-19 का लॉकडाउन लगा तो ज्यादातर जो इमिग्रेंट्स दूसरे स्टेट के थे वो अपने स्टेट्स में वापस लौट गए, बट ये बांग्लादेशी वाले इमिग्रेंट्स तमिलनाडु में ही रह रहे हैं। और ये भी पता चला है कि इनमें से कुछ इमिग्रेंट्स इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं, जैसे ड्रग पेडलिंग में, इमोरल ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं। उनके पास कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, हाँ उनके पास आधार कार्ड है। अब खास बात यहां पे यह है कि आधार कार्ड उनको कैसे मिला, फेक डॉक्यूमेंट्स फर्निश करके मिला, या फिर इस बेसिस पे उनको आधार कार्ड मिला कि कोई फॉरेन इंडिविजुअल भी इंडिया में अगर 182 डेज से ज्यादा रहता है तो वो आधार कार्ड के लिए एलिजिबल है। तो ऐसे केसेस में इन बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स के पास आधार कार्ड है और उस आधार कार्ड को दिखा के अपना बैंक अकाउंट खुलवा लेते हैं, रेंटल एकोमोडेशन ले लेते हैं, जॉब्स के लिए अप्लाई कर लेते हैं। तो ये काफी प्रॉब्लमेटिक चीज है और तमिलनाडु के एडमिनिस्ट्रेशन ने इस चीज को आइडेंटिफाई किया है और अब वो इन लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके अगेंस्ट एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, एक राज्य की सरकार बोलेगी कि भाई जो नॉन इंडियंस है वो हमारे यहाँ पे आके इलीगली रह के काम नहीं कर सकते, बट ऑब्वियसली बात है इसके ऊपर अपोजिशन आएगा। सबसे पहली बात तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये भाई इलीगल इमिग्रेंट्स है, ये इंडिया के नहीं है, और ये अपने आप में मुश्किल काम होता है क्योंकि कब, आपको पता है इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो काफी पोरस है, तो बॉर्डर को आराम से क्रॉस करके, देखिए बांग्लादेश में जो लोग रहते हैं वो बंगाली बोलते हैं, वेस्ट बंगाल में जो लोग रहते हैं वो भी बंगाली बोलते हैं, भाषा सेम है, एथनिसिटी सेम है, दोनों एक ही थे भाई। पहले पाकिस्तान जब अलग हुआ तो वो बन गया ईस्ट पाकिस्तान, बाद में वो बन गया बांग्लादेश, लैंग्वेज भाषा तो सेम है, तो वो वेस्ट बंगाल की आबादी में तो घुल मिल जाते हैं, जल्दी पता नहीं चल पाता है कि ये कहाँ के हैं, और उसके बाद वेस्ट बंगाल से वो पूरे इंडिया में फैल जाते हैं। ये बात यहाँ पे बोली। देखिए इलीगल इमिग्रेशन को रोकना इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है, तो यहाँ पे ये जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई किया गया और उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात की गई। कुछ कुछ इस प्रकार की एक्टिविटी कई साल पहले श्रीलंका तमिल रिफ्यूजीज की भी देखी गई थी, जब वो श्रीलंका से आके तमिलनाडु की तमिल पॉपुलेशन के बीच में घुल मिल जाते थे, उनके लोकल लैंग्वेज, कल्चर और ट्रेडिशंस के साथ मिंगल करवाते थे, आराम से पता नहीं चलता था। बट चूंकि ये बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं तो ये तमिलनाडु के अंदर आइडेंटिफाई हो जाएंगे, चूंकि भाषा भी अलग है, एथनिसिटी भी अलग है। फिर अगर आप देखो तो क्या एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन आता है यहाँ पे तमिलनाडु की सरकार के पास। वैसे तो अगर फॉरेनर्स के लॉ की अगर आप बात करो तो वो फॉरेन नेशनल्स जो कि इंडिया के अंदर एंट्री मार रहे हैं या फिर एग्जिट कर रहे हैं या स्टे कर रहे हैं, उनके ऊपर कौन कौन से नियम कानून लगते हैं। द पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920, फॉरेनर्स एक्ट 1946 और रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939। सिंपल बात है, अगर ये बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स बिना किसी वैलिड पासपोर्ट के, बिना किसी स्टैम्प के इंडिया की टेरिटरी के अंदर घुसे हैं तो सारे एक्ट्स का इन्होंने वायलेशन किया। और अगर कोई फॉरेन नेशनल गलत तरीके से इलीगली इंडिया के अंदर एंट्री करता है तो उसने एक लॉ तोड़ा है और उसको क्रिमिनली प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई फॉरेन नेशनल इंडिया के अंदर आए तो उसको क्रिमिनली प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। सबसे पहली बात तो आप ये सुनिए, अगर कोई फॉरेन नेशनल लीगली भी इंडिया के अंदर एंट्री मारा और इंडिया के अंदर आके वो कोई क्रिमिनल ऑफेंस कर रहा है तो भाई उसको सजा दी जा सकती है, उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन चलाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन नहीं चलाया जा सकता है। ये कौन बोलता है? ये सेक्शन 2 ऑफ द इंडियन पिनल कोड बोलता है। ऑब्वियस ही बात है, मान लो यहां से आपने फ्लाइट पकड़ी यूएसए, अभी यूएसए में जाके आपने चोरी कर ली या मान लीजिए कुछ और गलत काम किया,
कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो गए तो यूएसए की पुलिस आपको पकड़ लेगी और आपके ऊपर बाकायदे केस चलेगा। उसी प्रकार से हमारी पुलिस भी फॉरेनर्स के खिलाफ केस चला सकती है। और यहाँ पे जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स ये तो इलीगली इंडिया में एंट्री मारे, तो इनके खिलाफ तो डेफिनेटली केस यहाँ पे चल सकता है। अब किस हद तक यहाँ पे केस चलाया जाता है वो एक सेपरेट इशू है, ठीक है। जनरल स्टडीज पेपर 3 में रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। डेफिनेटली अगर किसी देश, दूसरे देश के नागरिक इंडिया के अंदर एंट्री करके नौकरी ढूंढने के लिए आ रहे हैं, तो आपको पता है कि भाई कोरोना के पेंडेमिक के बाद इंडिया की हालत ही ऑलरेडी बहुत खराब है। नौकरियां नहीं है, लोगों के पास खाने पीने के पैसे नहीं है, तो दिस अमाउंट्स टू अनड्यू प्रेशर ऑन अवर लिमिटेड नेचुरल रिसोर्स। सो डेफिनेटली इस इलीगल इमिग्रेशन को रोकने की जरूरत है और इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। क्योंकि बात यह भी है, ऐसा नहीं है कि जो लोग इंडिया के अंदर घुस गए हैं, देखिए बांग्लादेश से भी जो लोग आए, अगर आप उनके पर्सपेक्टिव से देखो तो बांग्लादेश के अंदर उनको इनफ अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, तो उनको लगा कि चलो इंडिया में चलते हैं, शायद इंडिया में अपॉर्चुनिटीज मिल जाए। बात यहां पे ये है कि आपको इलीगल इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप एक्शन नहीं लेते हो तो अभी भी जो लोग बांग्लादेश के अंदर बैठे हैं वो क्या सोचेंगे कि भाई इंडिया में चलो, जो लोग पहले गए थे वो आराम से इंडिया में सेटल्ड है, उनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है, तो हम भी आराम से एंट्री मार लेंगे और हम भी आराम से घुस जाएंगे। तो जब तक अभी के जो इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया के अंदर आए हैं उनके खिलाफ आप एक्शन नहीं लोगे, तो अगर उनके खिलाफ एक्शन नहीं लोगे तो और इमिग्रेशन बढ़ता ही जाएगा। बांग्लादेश के अंदर जो लोग हैं वो अभी जो ये प्लान बना रहे हैं कि चलो इंडिया चलते हैं, इंडिया में चल के नौकरी वगैरह ढूंढेंगे, जब तक उनको ये नहीं लगेगा कि हम इलीगल एंट्री करेंगे तो पकड़ के जेल में डाल दिए जाएंगे, हमारे खिलाफ एक्शन होगा, जब तक ये डर नहीं होगा बांग्लादेश के लोगों के अंदर, तब तक ये इमिग्रेशन चालू रहेगा। इसलिए इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ यहाँ पे एक्शन लेना जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं बीफ बैन विद इन 5 किलोमीटर ऑफ टेम्पल्स आसाम। भाई रिसेंटली आसाम की सरकार ने एक काऊ प्रोटेक्शन बिल लागू किया है, स्टेट असेंबली में एक्चुअली में इंट्रोड्यूस किया है, अभी ये लागू नहीं हुआ है, पहले पास होगा फिर गवर्नर की सिग्नेचर लगेंगे उसके बाद ये लागू होगा। तो इस काऊ प्रोटेक्शन बिल में ये लिखा हुआ है कि भाई आसाम के जितने भी टेम्पल्स हैं उनके 5 किलोमीटर की रेंज में आप बीफ ना खरीद सकते हो ना बेच सकते हो। मतलब गाय का मांस, बीफ एक्चुअली गाय और भैंस दोनों का मांस होता है, तो गाय के मांस के यहाँ पे बैन लगा दिया गया है। तो गाय का मांस आप 5 किलोमीटर के रेडियस में किसी टेंपल में ना खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। अगर ये बिल पास हो जाता है तो जो भी इस नियम कानून को वॉयलेट करता नजर आएगा उसको 3 से 8 साल तक की कैद हो सकती है और 5 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है। अब जैसे ऐसा कोई नियम कानून आएगा, ऑब्वियस सी बात है इसका अपोजिशन भी होगा। तो जब आसाम में जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो ये कह रही हैं कि ये जो प्रपोज लॉ है ये स्पेसिफिकली मुस्लिम्स को टारगेट कर रहा है। अब देखिए, अगर आप आसाम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट 1950 की बात करोगे तो क्या आसाम के अंदर कैटल स्लॉटर अलाउड है? देखिए बिल्कुल अलाउड है। वो कैटल जो कि 14 साल से उम्र का ज्यादा है उसको आप स्लॉटर कर सकते हो आसाम के अंदर। बीफ भी स्लॉटर होता है आसाम के अंदर। खास बात यहां पे ये है कि खासकर उन कैटल्स को स्लॉटर करना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है आसाम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट में, जो कि परमानेंटली इनकैपेसिटेटेड है ड्यू टू वर्क, मतलब ना वो काम कर सकते हैं ना ही वो दूध वगैरह दे रहे हैं, ओके, और उनके अंदर उनका कोई एक्सीडेंट हो गया है या उनमें कोई डिफॉर्मिटी है। और किसी भी कैटल के स्लॉटर से पहले जो लोकल वेटरनरी ऑफिसर हैं वो इस बात को सर्टिफाई करेंगे कि हाँ भाई ये कैटल स्लॉटर के लिए फिट है। ये बोलता है आसाम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट 1950। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं, इनमें से कोई भी नॉर्म ग्राउंड लेवल पे एप्लीकेबल नहीं होता। आपको क्या लगता है कि आसाम के अंदर जितनी भी गाय भैंस काटी जाती होंगी खाना खाने के लिए, पहले कोई वेटरनरी ऑफिसर आके क्या उनको देखता होगा? क्या आप सोचते हैं कि लिटरली ये पॉसिबल है कि मटन और ये गाय भैंस काटने से पहले कोई वेटरनरी ऑफिसर आएगा और आके सर्टिफाई करेगा कि हाँ भाई इसको स्लॉटर कर दो? जो भी स्लॉटर हाउसेस होंगे वहां पे क्या प्रैक्टिस होगी कि वेटरनरी ऑफिसर अपने ऑफिस में बैठा रहता होगा, बाहर से साइन करा लिया जाता होगा और काटा जाता होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इस एक्ट का मतलब इंप्लीमेंटेशन तो नहीं हो रहा होगा ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि इतनी मैसिव स्केल पे गाय भैंस काटी जाती है खाने पीने के लिए। लोग खाने पीने के काफी शौकीन हैं, और केवल इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर चले जाओ तो हर मैकडोनल्ड में, हर केएफसी में, हर रेस्टोरेंट में आपको बीफ ही मिलेगा। ओके, वहां पे बीफ नॉर्मल चीज हो जाती है। इनफैक्ट इंडिया में कुछ हिंदूज भी बीफ खाते हैं। अगर यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में 2015 में एक सर्वे हुआ था नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का, एनएसएसओ का। तो भैया इंडिया के 40% मुस्लिम्स बीफ खाते हैं, चलिए उनके कल्चर में तो है ही खाना। 26% क्रिश्चियंस बीफ खाते हैं, इनके भी कल्चर में है खाना। इंडिया में 2% हिंदूज बीफ खाते हैं। हालांकि जो बीफ हिंदूज खाते हैं उसमें से बहुत सारे लोग
भैंसे का बीफ खाते हैं, बफेलो का खाते हैं, गाय का बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं, और इनकी आबादी भी कम होती जा रही है। लेकिन आसाम बस केवल एक ऐसा स्टेट है जहां पे हिंदूज जो कि बीफ खाते हैं वो बढ़ रहे हैं। अब ओवरऑल यहां पे बताया ये जा रहा है कि ये जो आसाम का कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट 1950 था, उसके जगह ही आ रहा है ये नया काउ प्रोटेक्शन बिल। और पहले भी ये बोला गया था कि भाई 14 साल से ज्यादा के कैटल को स्लॉटर किया जा सकता है लोकल वेटनरी ऑफिसर की सर्टिफिकेशन के बाद। तो ये वाला जो क्लॉज है, ये क्लॉज नए बिल में भी होगा। तो अभी भी ये बोला जाएगा कि भाई 14 साल से ज्यादा के कैटल का स्लॉटर हो सकता है। बट एक फर्क है, ये जो सर्टिफाइड कैटल का स्लॉटर होगा ना, ये केवल लाइसेंस्ड और रिकॉग्नाइज्ड स्लॉटर हाउसेस में होगा। तो कहीं पे भी स्लॉटर नहीं हो रहा होगा, ओनली इन रिकॉग्नाइज्ड स्लॉटर हाउसेस द स्लॉटर विल बी अलाउड। फिर खास बात यहां पे ये भी बताया गया है कि बीफ और बीफ के प्रोडक्ट्स सरकार जहां पे बोलेगी वहीं बेचे जा सकते हैं, कहीं पे भी आप नहीं बेच सकते हो। और सरकार ने साफ साफ बोल दिया है कि टेंपल के 5 किलोमीटर के रेडियस में तो आप नहीं बेचोगे। गॉट इट। फिर अगर बीफ और कैटल का ट्रांसपोर्टेशन करना है आपको आसाम के अंदर ही किसी एक जगह से दूसरी जगह, या आसाम स्टेट से बाहर, या फिर आसाम स्टेट के अंदर अगर आपको कैटल का ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो भाई आपको प्रॉपर अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स लेड डाउन अंडर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट। तो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टीज टू एनिमल्स एक्ट 1960 और ये जो नया काउ प्रोडक्शन बिल आ रहा है, इसके अंदर कुछ कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज ऑथराइज की जाएंगी और उनसे परमिशन लेने के बाद ही आप कैटल को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो। चाहे आप आसाम के अंदर मूव कर रहे हो, चाहे आप आसाम से किसी दूसरे स्टेट में कर रहे हो, या किसी दूसरे स्टेट से आसाम में लेके आ रहे हो। बहुत सारी अलग अलग राज्य की सरकारों ने और यूनियन टेरिटरीज ने अपने अपने कैटल प्रिजर्वेशन लॉस को इंप्लीमेंट किया है। अरुणाचल प्रदेश, केरला, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड, यहाँ कोई लेजिस्लेशन नहीं है। यहाँ पे खुलेआम कैटल बीफ सब काटा जाता है, सब खाया जाता है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन में ये न्यूज आपको काम आएगी। फिर नेक्स्ट न्यूज है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। देखिए, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी फाइनली एक लीगल एंटिटी बन गई है। इसको रजिस्टर कर लिया गया है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज मुंबई के द्वारा। आप कह सकते हो कि ये बैड बैंक है, तो फाइनली हमारा बैड बैंक यहाँ पे बन गया है। इसको वन स्टॉप सॉल्यूशन समझा जा रहा है बैंकिंग सिस्टम के मिनस को दूर करने का। बैंकिंग सिस्टम में जो गलत एसेट्स प्रोलिफरेट कर रहे हैं, एनपीए प्रोलिफरेट कर रहे हैं, इनको खत्म करने का। बैड बैंक्स के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं दोस्तों, तो यूट्यूब में बैड बैंक्स, मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ सर्च मारिए। एक वीडियो बनाई जिसका टाइटल है बैड बैंक्स इन बजट 2021-2022। तो अगर आप उसको जाके देखते हैं, आपको काफी आइडिया लग जाएगा बैड बैंक्स के बारे में। अगर आप बैड बैंक्स की बात करें, तो पहले फेज में बैड बैंक्स में 22 स्ट्रेस्ड अकाउंट्स को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें 89,000 करोड़ के बैड बैंक्स हैं, वो ट्रांसफर किए जाएंगे नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को। तो पहले 22 स्ट्रेस अकाउंट ट्रांसफर किए जाएंगे जिसमें 89,000 करोड़ है। कुल मिला के टोटल 2 लाख करोड़ के जो बैड लोन अकाउंट्स हैं, वो इस नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को ट्रांसफर किए जाएंगे। एसबीआई के 20,000 करोड़ के, पीएनबी के 8,000 करोड़ के, यूनियन बैंक के लगभग 7800 करोड़ के बैड लोन्स ट्रांसफर किए जाएंगे नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को। इसको अनकॉर्पोरेट कब किया गया? 7 जुलाई 2021 को। ऑथराइज्ड कैपिटल 100 करोड़, पेड अप कैपिटल 74.6 करोड़। वैसे मैंने पहले बताया कि ऑथराइज्ड कैपिटल और पेड अप कैपिटल क्या होता है, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना के शाम तक अपलोड करूंगा। 16 बैंक्स, 12 स्टेट ओन्ड बैंक और प्राइवेट बैंक्स इन्वेस्ट करेंगे नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में। कैनरा बैंक इसका स्पॉन्सर है, 12% स्टेक है। एसबीआई के 9.9% स्टेक्स हैं। ओके। और एनएआरसी को हेड कौन करेगा? तो जो स्ट्रेस्ड एसेट्स एक्सपर्ट हैं एसबीआई के, पद्मा कुमार माधवानी, ये इसके मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे। पब्लिक सेक्टर का कैरेक्टर दिया जाएगा इस नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को। मतलब ऑब्वियस सी बात है, सरकारी कंपनी की तरह काम करने वाला है। जनरल स्टडीज पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी रिलेटेड इश्यूज में न्यूज आपको काम आएगी। और आज की आखिरी न्यूज, शेर बहादुर देओबा सॉन इन एज नेपाल प्राइम मिनिस्टर। शेर बहादुर देओबा ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल की शपथ ली है, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि हाँ भाई, शेर बहादुर देओबा को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए और प्रतिनिधि सभा, जो लोकसभा है आपकी नेपाल की, उसको रीइंस्टेट किया जाए। तो ये जो डिसोल्यूशन ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स था, इसको रद्द किया गया और शेर बहादुर देओबा को पीएम बना दिया गया। प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी ने ओथ एडमिनिस्टर करी शेर बहादुर देओबा को। ठीक है, नेपाली कांग्रेस के प्रेसिडेंट है। अभी ये जो स्वेरिंग सेरेमनी थी ना, ये भी घंटों से डिले हो गई, क्योंकि शेर बहादुर देओबा
का जो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट था, उस लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट में कुछ प्रॉब्लम थी। विद्या देवी भंडारी ने जो लेटर बनाया उस लेटर के साथ एग्री नहीं कर रहे थे शेर बहादुर देवबा। शेर बहादुर देवबा चाहते थे कि उस लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट पे जो मतलब साफ साफ ये लिखा रहे कि कौन से रेलेवेंट आर्टिकल ऑफ द नेपाली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये अपॉइंटमेंट हो रहा है। ठीक है, यहां पे विद्या देवी भंडारी ने जो लेटर बनाया उस पे उन्होंने ये नहीं लिखा कि कौन से आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनका अपॉइंटमेंट हो रहा है शेर बहादुर देवबा का। लेकिन शेर बहादुर देवबा ने साफ साफ विद्या देवी भंडारी से बोला कि जब तक आप आर्टिकल मेंशन नहीं करेंगे इस लेटर के ऊपर, मैं शपथ नहीं लूंगा। फाइनली विद्या देवी भंडारी के ऊपर प्रेशर पड़ा, इन्होंने दूसरा लेटर इशू किया जिसके अंदर साफ साफ ये लिखा था कि शेर बहादुर देवबा को आर्टिकल 76 क्लॉज 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा रहा है और प्रधानमंत्री नियुक्त होने के 30 दिन के अंदर अंदर इनको अपनी मेजॉरिटी साबित करनी। एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट को ना इस लोकसभा को रीइंस्टेट करने के साथ साथ शेर बहादुर देवबा को प्राइम मिनिस्टर बनाने के साथ साथ विद्या देवी भंडारी को भी उनकी पोस्ट से हटा देना चाहिए था, क्योंकि जितना नुकसान विद्या देवी भंडारी एज अ प्रेसिडेंट नेपाल के संविधान को पहुंचा चुकी हैं उसका कोई हिसाब नहीं है। ठीक है ना, तो बेटर यही रहता कि विद्या देवी भंडारी को भी सुप्रीम कोर्ट हटा देता तो सही रहता, पर चलिए कोई नहीं, वो एक अलग चीज है। तो ये एक नई न्यूज थी। तो आज इतना ही था आपका न्यूज एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा और भी मैं इंटरेस्टिंग जो भी टॉपिक्स हैं, वीडियोस हैं, आपके लिए लेके आता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।